उसी के अंदर आज मैं बता रहा हूँ आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंकिंग लेन देन। व्यापार में हमारे अधिकांश जो लेन देन है, ट्रांजैक्शन है, वो बैंक के माध्यम से होते हैं, क्योंकि पेमेंट जो लिया जाता है या दिया जाता है या जितने भी बड़े पेमेंट होते हैं सभी में बैंक का माध्यम होता है, यानी कि बैंक से ही या बैंक के माध्यम से ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं, भुगतान करते हैं तो बैंक के माध्यम से करते हैं, प्राप्त करते हैं वो भी बैंक के माध्यम से। इसलिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन है वो क्या होते हैं कि अगर हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, बैंक से पैसा निकालते हैं, संपत्ति खरीदते हैं, माल खरीदते हैं और उसका पेमेंट हम बैंक से करते हैं, तो हम एंट्री क्या करें। देखो, मैंने बैंक के बारे में बताने से पहले एक आपको जो खातों का नियम बताया था, व्यक्तिगत खाते का नियम। व्यक्तिगत खाते का नियम है कोई भी व्यक्ति या संस्था का जो नाम आता है वो व्यक्तिगत खातों में शामिल किया जाता है। बैंक भी एक संस्था है, तो बैंक भी आपके कौन से खाते में आता है? व्यक्तिगत खाते में। जैसे राम, मोहन, सोहन, दिनेश, गणेश, सुरेश ये आपके व्यक्तिगत खाते में आता है, वैसे ही कोई भी बैंक है, स्कूल है, कंपनी है या कोई भी संस्था है वो भी व्यक्तिगत खाते में आती है। तो बैंक आपके, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे SBI हो या और कोई बैंक हो, ये बैंक जो है ये भी किस में आता है? व्यक्तिगत खाते में। व्यक्तिगत खाते में आता है तो नियम भी हम उसी प्रकार से लागू करेंगे। जैसे व्यापारी ने बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक में रुपए जमा कराए, जैसे 5,000 रुपये बैंक में जमा कराए। अब देखो, इसमें जमा तो हमने कराए, बैंक किस में आता है? व्यक्तिगत खाते में, संस्था है, और जमा हमने कराए कितने? 5,000 रुपये। रुपये है वो किस में आता है? वस्तुगत खाते में। बैंक है ये तो आपके व्यक्तिगत खाते में आ गया, और 5,000 रुपये है ये आपकी वस्तु होती है, यानी कि वस्तुगत खाते में। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, व्यक्तिगत और वस्तुगत। जब दो खाते प्रभावित हो रहे हैं तो दोनों के नियम लागू हो जाएंगे। व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो पाने वाला कौन है? बैंक, क्योंकि पैसा हमने जमा कराया तो पैसे को पाने वाला कौन है? बैंक। तो हम डेबिट है वो किसको कर देंगे? बैंक को कर देंगे। और देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाले तो हमें, हमारा नाम नहीं लिखेंगे। ये तो गया व्यक्तिगत खाते का नियम। फिर वस्तुगत खाते का नियम, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। देखो, इसमें पैसा जमा करा रहे तो आ तो कुछ नहीं रहा है, बल्कि जा रहा है, क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो टू कैश। ठीक है, तो बैंक में जमा कराए तो हम ये एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। जितना अमाउंट है, जैसे इसमें 5,000 रुपये है तो 5,000 रुपये आपके डेबिट साइड में और 5,000 रुपये आपके क्रेडिट साइड में हो जाएंगे। ठीक है, नरेशन आपके हो जाएगा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, ये तो था बैंक में रुपए जमा कराए। इसकी जगह ऐसा भी तो हो सकता था कि बैंक से रुपए निकाले। ₹5,000 बैंक से निकाले, तो देखो इसमें भी वही दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि रुपए जो निकाले हैं वो किस में आता है? वस्तुगत खाते में, और बैंक किस में आता है? व्यक्तिगत खाते में। तो खाते इसमें दो प्रभावित हो रहे हैं, तो वही दोनों के नियम लागू हो जाएंगे। व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो। देखो, बैंक से रुपए हमने निकाले तो रुपए को पाने वाला कौन है? पाने वाले तो हम है, लेकिन मैंने शुरू में बताया था कि व्यापारी अपना खुद का नाम कभी नहीं लिखता है, तो पाने वाले हम है, हमारा नाम नहीं लिखेंगे। देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाला कौन है? बैंक, क्योंकि पैसे हमने निकाले तो देने वाला बैंक है, इसलिए हम क्रेडिट है वो किसको कर देंगे? बैंक। बैंक का नाम दे रखा है तो बैंक का नाम लिख सकते हैं, नहीं तो हम केवल बैंक शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो गया व्यक्तिगत खाते का नियम। वस्तुगत खाते का नियम, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। देखो, रुपए निकाले तो हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो कैश आ रहा है तो कैश को हम डेबिट कर देंगे टू कैश। जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, जा तो कुछ नहीं रहा है, तो ये एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट या टू बैंक।
तो बैंक में रुपए जमा कराएं तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट या टू कैश, क्योंकि पाने वाला कौन है? बैंक। और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, और बैंक से रुपए निकालें तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, कैश आ रहा है, और देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाला कौन है? बैंक। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी। तो बैंक से रुपए निकाले या बैंक में रुपए जमा कराए, हम इस प्रकार से एंट्री कर दें। ये तो हो गई इसकी। अब देखो इसमें कई बार ऐसा होता है कि हमने माल खरीदा और भुगतान हमने चेक से किया, जैसे दे रखा है 40,000 माल खरीदा और भुगतान चेक से किया। अब देखो इसमें हमने माल खरीदा है और भुगतान चेक से किया है। माल खरीदा ये किस में आता है? आपके वस्तुगत खाते में। ठीक है, लेकिन हमने जो माल खरीदा 40,000 रुपये का, उसका भुगतान हमने नकद में नहीं किया। माल का मूल्य 40,000 है। अगर इसमें इतना ही होता कि 40,000 रुपये का माल खरीदा, तब तो यही माना जाता है कि हमने जो माल खरीदा उसका भुगतान हमने नकद कर दिया है। लेकिन इसमें माल खरीदा है और उसका भुगतान चेक से किया है, यानी कि चेक का मतलब है कि जिस व्यक्ति से हमने माल खरीदा उसको हम चेक बना करके देंगे, तो उस चेक का पेमेंट कौन करेगा? हमारा बैंक करेगा, हमारे खाते में से पैसा निकलेगा। यानी कि हमारी ओर से बैंक पेमेंट कर रहा है। बैंक पेमेंट कर रहा है तो बैंक आपके किस में आता है? व्यक्तिगत खाते में। इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन चेक देने का मतलब है कि भुगतान यदि हम चेक से कर रहे हैं तो चेक से भुगतान करने वाला बैंक होता है और बैंक आपके व्यक्तिगत खाते में आता है। ठीक है, तो इसमें वही दो खाते प्रभावित हो गए, वस्तुगत और व्यक्तिगत खाता। वस्तुगत और व्यक्तिगत खाता प्रभावित हो गया तो एंट्री हम उसी के अनुसार कर लेंगे। वस्तुगत खाते का नियम, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। माल आ रहा है, माल आ रहा है, माल क्या किया? हमने खरीदा है। माल खरीदने को हम क्या बोलते हैं? परचेज। इसलिए डेबिट हम किसको कर देंगे? परचेज को कर देंगे। जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। जा तो कुछ नहीं रहा हमारे पास से, क्योंकि हमने कैश नहीं दिया है, चेक दिया है, और चेक का भुगतान कर रहा है बैंक, और बैंक किसमें आता है? व्यक्तिगत खाते में। तो व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो। पाने वाला तो इसमें कोई नहीं है, देने वाले को क्रेडिट करो। देने वाला कौन है? बैंक, क्योंकि भुगतान बैंक कर रहा है तो हम क्रेडिट है वो किसको कर देंगे? बैंक को कर देंगे। 40,000 रुपये है तो 40,000 रुपये से ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अगर हमने माल खरीदा, चेक से भुगतान किया है तो इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी। इसके बाद में देखो एंट्री, देखो ये बैंक वाले कुछ ट्रांजैक्शन और है। देखो इसमें पहला दे रखा है, जैसे मान लो कि हमने ये जुलाई है 10 है, जुलाई 22 है और जुलाई 30 है, ये ट्रांजैक्शन दिया। किराया हमने चेक से चुकाया। देखो किराया चुकाया ये किस में आता है? अवास्तविक खाते में। लेकिन हमने भुगतान नकद नहीं किया है बल्कि चेक से किया है, तो चेक का भुगतान कौन कर रहा है? बैंक। और बैंक किस में आता है? व्यक्तिगत खाते में। तो इसमें किराया चुकाया ये तो अवास्तविक खाता प्रभावित हो रहा है, और एक कौन सा खाता प्रभावित हो रहा है? व्यक्तिगत खाता। अवास्तविक और व्यक्तिगत खाता दो खाते प्रभावित हो रहे हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि कैश चुकाते तो वस्तुगत खाता आता। तो अवास्तविक खाते का नियम, समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो। खर्चे का नाम क्या है? किराया, यानी कि रेंट। तो रेंट को हम डेबिट कर देंगे दिया। ये तो गया अवास्तविक खाते का नियम, क्योंकि एक ही मद होती है, या तो आय होती है या व्यय होता है, तो इसमें व्यय है। इसके बाद में देखो चेक से चुकाया, चेक का भुगतान करने वाला बैंक, बैंक व्यक्तिगत खाते में। व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो। बैंक पा नहीं रहा है बल्कि बैंक कौन है? देने वाला। देने वाले को क्रेडिट करो। देने वाला कौन है? बैंक, क्योंकि किराए का भुगतान कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है, तो हम क्रेडिट है वो किसको कर देंगे? बैंक को कर देंगे। ये रेंट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। 6,000 रुपये आपके डेबिट साइड में, 6,000 रुपये आपके क्रेडिट साइड में।
नरेशन हो जाएगा आपके रेंट पेड बाय चेक, ठीक, ये आपके एंट्री बनेगी। डेट हम डाल देंगे जैसे जुलाई 10, ये तो होगी पहली एंट्री। अब देखो आपकी दूसरी एंट्री है जुलाई 22 को 20,000 रुपये की मशीन खरीदी और चेक से भुगतान किया। देखो इसमें मशीन है, ये किस में आती है, वस्तुगत खाते में, और इसमें भी हमने चेक से भुगतान किया, तो चेक का भुगतान करने वाला कौन है, बैंक, और बैंक किस में आता है, व्यक्तिगत खाते में। यानी कि इसमें दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, वस्तुगत और व्यक्तिगत। वस्तुगत और व्यक्तिगत दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, तो दोनों के नियम लागू हो जाएंगे। वस्तुगत खाते का नियम, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। क्या आ रहा है, मशीन आई है, खरीदी है ना हमने मशीन, तो मशीन को हम डेबिट कर देंगे, परचेज नहीं लिखेंगे, परचेज और सेल शब्द के माल के लिए होता है, तो मशीन को हम डेबिट कर देंगे, मशीन अकाउंट डीआर। जो वस्तु जाती है उसे जा तो कुछ नहीं रहा है क्योंकि कैश नहीं जा रहा है, बल्कि हमने चेक से पेमेंट किया, और चेक का भुगतान कौन कर रहा है, बैंक। बैंक व्यक्तिगत खाते के नियम के अनुसार पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। देने वाला कौन है, बैंक, इसलिए हम क्रेडिट है वो किसको कर देंगे, बैंक को कर देंगे। मशीन अकाउंट डीआर टू बैंक, 20,000 रुपये से आपके ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। मशीन परचेज्ड एंड पेमेंट बाय चेक, ये आपके नरेशन हो जाएगा, ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी। ये हो गई आपके दो एंट्री। अब देखो आपके तीसरी, अब देखो आपके तीसरा ट्रांजेक्शन। तीसरे ट्रांजेक्शन में दे रखा है कि मोहन को माल बेचा और चेक प्राप्त किया। जैसे हम किसी व्यक्ति को चेक देते हैं, ऐसे दूसरे जो व्यक्ति हमारे कस्टमर है वो भी हमारे को क्या है, चेक दे सकते हैं। हमने माल बेचा है, देखो इसमें वैसे तो व्यक्ति का नाम दे रखा है, तो वैसे तो उधार लेन देन मानते, लेकिन चूंकि हमने चेक प्राप्त कर लिया तो इसको उधार लेन देन नहीं मान सकते। अगर क्वेश्चन में इतना ही दे रखा है चेक प्राप्त कर लिया, तो क्योंकि इसमें ये नहीं दे रखा है कि चेक का भुगतान प्राप्त कर लिया, ये नहीं दे रखा है, लेकिन चेक को एक तरह से क्या माना जाता है, कैश माना जाता है। चेक को हम क्या मानते हैं, कैश मानते हैं। जब कैश मानते हैं तो इसमें क्या है, मोहन का जो खाता है वो प्रभावित नहीं होगा, यानी कि इसमें व्यक्तिगत खाता प्रभावित नहीं होगा। माल बेचा है, ये किस में आता है, वस्तुगत खाते में, ये वस्तुगत खाता इसमें प्रभावित हो गया। लेकिन जो चेक प्राप्त किया है, तो चेक को हम क्या मान रहे हैं, कैश, तो ये कैश भी आपके किस में आता है, वस्तुगत खाते में। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में केवल एक ही खाता प्रभावित हो रहा है, वस्तुगत खाता, तो वस्तुगत खाते का नियम लागू हो जाएगा। जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, चेक आ रहा है और चेक को हम क्या मान रहे हैं, कैश, तो हम डेबिट भी है वो किसको कर देंगे, कैश को कर देंगे। और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, माल जा रहा है और माल हमने बेचा है, बेचने को क्या बोलते हैं, सेल्स, इसलिए क्रेडिट है वो हम किसको कर देंगे, सेल्स को कर देंगे। इतने का माल बेचा है 16,000 रुपये का, ठीक है, ये हो जाएगी। तो अब इसमें क्या है, आप नरेशन इसमें इतना ही लिख सकते हो, गुड्स सोल्ड, माल बेचा, चेक प्राप्त किया है, आप लिख सकते हो आगे एंड चेक रिसीव, ठीक है। ये तो हमने एंट्री कर दी इसकी। लेकिन अगर इसमें ये होता है कि मोहन को माल बेचा और चेक प्राप्त करके उसी दिन बैंक में जमा करा दिया, अगर उस चेक को उसी दिन, चेक को हम कैश मान रहे हैं, व्यापार नहीं है हमारे पास, अगर उस चेक को उसी दिन बैंक में जमा करा देते तो चेक को पाने वाला है वो कौन हो जाता, बैंक हो जाता, तो फिर व्यक्तिगत खाता प्रभावित हो जाता, मोहन का नाम नहीं आता। माल बेचा है तो व्यक्तिगत खाते के नियम के अनुसार पाने वाले को डेबिट करो, चेक को पाने वाला कौन है, बैंक, तो हम डेबिट किसको कर देते, बैंक को, और माल बेचा है क्रेडिट किसको करते, सेल्स को, तो सेल्स तो आपके क्रेडिट हो जाता, लेकिन अब डेबिट है वो किसको कर देते, बैंक को कर देते। ये है आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन। तो ये मैंने आपको एंट्री बता दी, कल आपको इसी ट्रांजेक्शन की कुछ एंट्री और बताऊँगा।